तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम पी जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको बताया कि हम कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका अध्यापन करवा रहे हैं और उसका एक पार्ट हमने करवा दिया है क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तो उसका दूसरा जो भाग है वो करवा रहे हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो 1857 क्रांति है वो कब प्रारंभ होना प्रस्तावित थी, तो 31 मई को। ठीक है, लेकिन राजस्थान में जिसका प्रारंभ कब हुआ, 28 मार्च को ही प्रारंभ हो गया। 28 मार्च 1857 को नसीराबाद अजमेर से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि विभिन्न रियासतों के कौन कौन से राजा थे। जैसे जयपुर के उस समय सवाई राम सिंह द्वितीय थे, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय थे, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। और हमने ये भी पढ़ा दिया है कि कौन कौन सी जो रियासत थी उनमें पीए थे यानी कि पॉलिटिकल एजेंट थे। जैसे जयपुर में ईडन थे, कोटा में बर्टन थे, जोधपुर में मैकमोसन थे, उदयपुर में सारवर थे। ठीक है, और सिरोही में जेडी हॉल थे। तो हमें सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। जब हम लास्ट में छोड़ा था तो छोड़ा था कि राजस्थान में जो अंग्रेज थे वो धीरे धीरे प्रत्येक रियासत में हस्तक्षेप करने लगे और प्रत्येक रियासत के चाहे कोई धार्मिक कार्य हो चाहे कोई सा भी प्रकार का कार्य हो उनमें अपनी हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों को परेशान करने लगे। तो प्रारंभ करते हैं यहाँ से आगे। यह जनता समझने लगे कि राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं, यानी कि जो राजस्थान की जनता है वह समझने लगी कि अंग्रेज हैं जो हमारे रीति रिवाज परंपराओं को यानी परंपराओं में जो दखल कर रहे हैं ये हमको क्या विघटित यानी कि मिटाना चाहते हैं। अंग्रेजी की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति से जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। यानी कि अंग्रेज जब बार बार हस्तक्षेप करने लगे तो जो सामान्य जनता है उसमें क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1858 संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल किए जाने वाली वार्षिक खराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप असंतोष को जन्म दिया। यानी कि अंग्रेजों ने शर्त तो ये रखी थी कि हम किसी भी प्रकार से राजस्थान की जो सांस्कृतिक या रीति रिवाज है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या ये हस्तक्षेप करने लगे जिससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। यानी कि धीरे धीरे सभी इनसे परेशान होने लगे और ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। यानी कि जब धीरे धीरे अंग्रेज मिशनरी खुलने लगी और राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा में जो ईसाई धर्म प्रचार करने लगे अंग्रेज, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि यह धीरे धीरे हिंदू धर्म को हमसे छीन लेंगे और अपना ईसाई धर्म हम पर थोप देंगे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया और इससे क्या जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों, साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी जब राजस्थान के लोग अंग्रेजों के प्रति आक्रोश थे तो इसी समय जो हमारे कवि थे तथा साहित्यकार थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध और भड़काना प्रारंभ कर दिया। किसको? हमारी जनता को, जिससे अंग्रेजों को इस देश से जल्दी बाहर निकाला जा सके। इसके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे और ऐसे जो राजा थे जो अंग्रेजों के समकक्ष थे यानी कि अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, उनका क्या किया गया? विरोध। तथा उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी है और जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे यानी कि अंग्रेजों को भगाने में सहायता कर रहे थे उनके क्या थे? साथी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गागाजी, सूरमल मिश्रण, ये सभी कवि वो कवि हैं जो अंग्रेजों को भारत से भगाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से थे? बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी, सूरमल मिश्रण। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। यानी कि अभी क्रांति प्रारंभ नहीं हुई और उससे पहले क्या जो देशी रियासतें उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध क्या अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों ने आक्रोश पैदा कर दिया। सन 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी। कितनी? 6 छावनियाँ। ठीक है, जो यहाँ पर ट्रिक दे रखी हैं आपको, ए नानी ब्याह देखें। ठीक है, यानी कि नासू नसीराबाद, ब्याह से ब्यावर, देसू देवली, ठीक है, खैरवाड़ा, एरिनपुरा। ठीक है, तो ये 6 हो गई, एरिनपुरा, नसीराबाद और नी से नीमच। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा और एरिनपुर। तो ठीक है, ए नानी ब्याह देखें सन। और ये 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुर, खैरवाड़ा।
इन सभी छावनियों में लगभग 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। यानी कि सभी जो छावनियाँ थी राजस्थान की, उनमें क्या सभी यहाँ के देसी लोग ही सैनिक थे। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ के क्रांति होने की सूचना जैसे राजस्थान के एजेजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर को प्राप्त हुई, उसने देसी रियासतों को शासक को आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में नहीं घुसने थे। जब मेरठ में क्रांति छिड़ी मंगल पांडे जी द्वारा, तो उस समय राजस्थान के एजेजी लॉरेंस को पता लगा कि क्रांति छिड़ चुकी है। तो उन्होंने क्या कहा, रियासतों में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे कहा कि क्रांतिकारियों को अपनी रियासत में ना घुसने दें, ब्रिटिश सत्ता का विरोध करें, उनका कठोरतापूर्ण दमन करें, और कहा कि उनका कठोरतापूर्ण दमन करें। तो जो पहली रियासत है नसीराबाद में क्रांति, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। तो वर्तमान में नसीराबाद अजमेर ज़िले में आता है। इसके निम्न कारण थे, यानी कि सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई। इसके प्रमुख कारण क्या थे, देखिए। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लाइसेंस के सैनिक विद्वान थे। यानी कि नसीराबाद में कौन, 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि ये सैनिकों की टुकड़ी थी, और एक बम्बई लांसर सैनिक टुकड़ी यहाँ पर विद्वान थी, यानी कि थी। मेरठ विद्रोह के समय 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपों भी उनके विरुद्ध प्रयोग के लिए तैयार की गई है। जो जब यहाँ पर सैनिक थे वो 15वीं इन्फेंट्री वाले और 30वीं इन्फेंट्री वाले, तो उन सैनिकों को पता लगा कि जो बम्बई लांसर्स वाले विद्वान सैनिक हैं वो तोपखाने की टुकड़ी लेकर तैयार हो रहे हैं। उन्होंने सोचा ये भारतीय सैनिकों के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि उन क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए। अतः विद्रोह की भावना जागृत हो गई, किसमें, सैनिकों में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। और यहाँ पर क्या, एक 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो काफ़ी समय से अजमेर में ही टिकी हुई थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया गया, और अंग्रेज़ों को संदेह हुआ कि इस जो टुकड़ी है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसमें केवल देसी सैनिक हैं, न कि अंग्रेज। तो उनको ये संदेह हुआ कहीं ये भी विद्रोह ना कर दे, इस कारण उन्हें कहाँ भेज दिया, नसीराबाद। इससे सैनिकों के मन में धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, और इससे सैनिकों ने क्या सोचा कि अंग्रेज हम पर विश्वास नहीं करते। अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज़ हो गए। इन दिनों बाज़ारों और छावनियों में बंगाल, दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार का, विद्रोह का संदेश प्रसारित किया। यानी कि इसी समय क्या, बाजार और छावनियों में जो क्रांतिकारी थे वो भेष बदल कर रहने लगे, और वो प्रचार करने लगे कि जो अंग्रेज हैं अपनी बंदूकों में चर्बी का प्रयोग करवाने के लिए भारतीय सैनिकों को मजबूर कर रहे हैं। तो इससे सैनिकों ने वो बात सुनी, और भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। और क्या सोचा कि अंग्रेज हैं जो हमको मांस के प्रति अग्रसर कर रहे हैं, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाले हैं, और ये क्या हमको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसे धार्मिक भावना के कारण भी वो उत्तेजना फैली, और इसके कारण वो उग्र हो गई। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। अब जो भारतीय सैनिक हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या, यूरोपीय सैनिक और कुछ तोपें मंगवाई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया कि बाद में यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। यानी कि चुपचाप में अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि यूरोपीय सैनिक मंगवाए और तोप मंगवा ली, लेकिन ये चुपचाप में मंगाए। क्यों? अगर सबके सामने आते तो भारतीय सैनिकों के विरुद्ध जो अविश्वास फैल जाता। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेफिट इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। और क्या किया, 28 मई 1857 को जो 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूटे। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटवुड्स, कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी। और नसीराबाद में किसकी हत्या कर दी भाई, स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबारी, ठीक है, दो अंग्रेज़ों की हत्या कर दी गई। लेकिन लॉक, कौन, अंग्रेज अधिकारी लॉक और कप्तान हार्डी घायल हुए। यानी कि सैनिकों ने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, किसकी, वुड की और न्यूबारी की, और तथा लॉक और हार्डी नामक जो अधिकारी थे वो घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली, और जो अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी, इन्होंने कहाँ पर, नसीराबाद में पनाह ली।
चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई, यानी कि इन्होंने केवल 4 अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, और जो सैनिक थे इन्होंने क्या धीरे धीरे दिल्ली की ओर कूच की। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए, और इन्होंने क्या दिल्ली में जाकर अंग्रेज़ों को परास्त किया। अगली वो जो छावनी है नीमच छावनी। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची, नीमच वर्तमान में एमपी में है, उस समय राजस्थान में आता था। 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया। कहाँ के सैनिकों ने? नीमच के ने। कब? 3 जून को। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारियों ने नीमच होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुँचे। तो प्रश्न बनेगा कि नीमच जो विद्रोही थे वो अंग्रेजों की छावनी को लूटते हुए राजस्थान के किस स्थान पर सबसे पहले पहुँचे? तो कहाँ पर? शाहपुरा में। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़े पहुँचे। कहाँ? निम्बाहेड़े, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। तो नीमच के जो क्रांतिकारी थे इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से प्रारंभ हुए, नीमच से, उसके बाद ये शाहपुरा आए, उसके बाद निम्बाहेड़ा, उसके बाद देवली, उसके बाद टोंक, और उसके बाद आगरा, और वहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों को स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई, यानी कि इनके साथ धीरे धीरे सैनिक जुड़ते गए। नीमच में क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सारवर ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी कि जो नीमच के क्रांतिकारी थे वो तो कहाँ? दिल्ली चले गए। तो पीछे से कौन? एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर जो कैप्टन सारवर था उसने कहाँ पर? वापस नीमच पर अधिकार कर लिया 8 जून 1857 को। अगली है एरिनपुरा छावनी और आहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाते और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जमींदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर के सैनिक टुकड़ियों को जब नसीराबाद से हुई क्रांति की सूचना मिली, यानी कि जो एरिनपुरा में छावनी थी उनको जब क्रांति की सूचना मिली कि नसीराबाद में क्रांति हो चुकी है, तो उन्होंने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजाया, यानी कि क्रांति प्रारंभ कर दी। कहाँ पर? एरिनपुरा में। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए, और कहाँ से? दिल्ली की ओर चल दिए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आहुआ पाली जिले में स्थित एक गाँव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हीं सेना से क्या ली? सेवा ली। यानी कि जब जो एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो कहाँ पहुँचे? आहुआ पाली। तो वहाँ पर कौन? ठाकुर कुशाल सिंह वहाँ का जमींदार था, तो उसने उनको सेवा में ले लिया, यानी कि उनकी सेवा पानी की। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। और कौन था ये शक्तिशाली सामंत? यह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराणा जोधों को विरोधी था। यानी कि जो आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह था ये कौन? जोधपुर के महाराज और किसका? वहाँ के सामंत का क्या था? विरोधी। यानी कि जो मारवाड़ का शासक था वह अन्य जमींदार था उसको बनाना चाहता था। ठीक है, यह अंग्रेजों को जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेना लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुँचे, और कुछ ऐसा मानते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के जो अनेक सामंत थे अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँचे? कुशाल सिंह की सहायता के लिए। जोधपुर के महाराजा उस समय तेज सिंह तख्त सिंह जी थे। ठीक है, जोधपुर के महाराजा 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह जी थे। सिंधवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करते हुए आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर के राजकीय फौज को परास्त किया। यानी कि किसने? एरिनपुरा के जो सैनिक थे तथा आहुआ जो ठाकुर था कुशाल सिंह, उसके सैनिकों ने किसको? महाराजा तख्त सिंह की सेना और अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया, और जो किले की रक्षा कर रहा था कौन? अनार सिंह, वह मारा गया तथा सिंधवी कुशल राज जान बचाकर वहाँ से भाग गया। और जो कुशल राज था वो क्या? जान बचाकर वहाँ से भाग गया।
जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों ने हाथ में ले ली। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आए। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना क्रांतिकारियों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारियों ने दिल्ली की ओर कूच की। यानी कि 18 सितंबर को, जिसको गोरा कालों का युद्ध भी कहा जाता है, उस समय इसको पराजित किया और कहाँ दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूल नहीं सका, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ भेजी। किसके नेतृत्व में? होम्स के नेतृत्व। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलमपुर चले गए। ठीक है, अब दोबारा से जो युद्ध हुआ होम्स के नेतृत्व में, तो जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे वो कहाँ चले गए? सलमपुर। ठीक है, उनके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदलने की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह लूटा, आहुआ के किला को बारूद से उड़ा दिया। यानी कि अंग्रेजों ने क्या, अपना बदला लेने के लिए वहाँ के गांव को अच्छी बुरी तरह लूटा और क्या किया, किले को बारूद से उड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार भी किए। अगला है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। यानी कि मेवाड़ में भी जो लोग थे वो किसके सत्ता के विरोध थे? अंग्रेजों की सत्ता के। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची, तब मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए लगभग तैयार थी। ब्रिटिश मेवाड़ के महाराजा सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सारवर के कठोर रुख ने स्थिति को बिगाड़ने से संभाला। यानी कि मेवाड़ में क्रांति भी शुरू होने वाली थी, लेकिन जो यहाँ का कप्तान था ब्रिगेडियर सावर, उसने क्या, इस क्रांति को संभाल लिया। इस समय महाराणा ने वह कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देशन पर मेवाड़ के शासक था और अंग्रेज थे, वे क्या आपस में बाध्य थे एक दूसरे की मदद करने के लिए। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपनी सामंतों के पत्र लिखकर भेजा, कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सारवर के निर्देशों का पालन करें। यानी कि जो महाराणा स्वरूप सिंह था उसने क्या, अंग्रेजों की सहायता की 1857 की क्रांति में। दूसरी ओर कप्तान सारवर ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलमपुर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा, यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। यानी कि जब सलमपुर के जो केसरी सिंह जी थे, उन्होंने मेवाड़ के राजा को कहा कि आप अगर हमारी बात मान लोगे तो हम आपको गद्दी पर बैठने देंगे, वरना आपके किसी प्रतिद्वंदी को गद्दी पर बैठा देंगे। कप्तान सारवर ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी, यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूतों से निष्कासित कर दिया जाएगा। और जो मेवाड़ का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ सावर था, उसने क्या कहा, अगर राणा के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करोगे आप तो आपको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सारवर की इस धमकी से सावंत सिंह शांत हो गए। ठीक है, और कप्तान जो सारवर थे, इसकी जो धमकी थी, इससे कौन, केसरी सिंह जी शांत हो गए। अब है कोटा में क्रांति। कोटा के जो प्रमुख नेता थे कौन, मेहराब खां और जयदयाल। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 क्रांति में कोटा एक महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेजों के विरोधी है, अतः वह ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अधिकारियों को सौंप दे। यानी कि पद से हटाकर उनको कहाँ दे दे, अंग्रेजों को दे दे, जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिस अफसरों को सौंपने की मांग कही उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, कौन, जयदयाल, रतनलाल, जियालाल प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को दी गई सलाह थी, यह किसी महाराव की फौज या फौज के अधिकारी को प्रकट हो गई। यानी कि उनको पता लग गया, फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने के लिए निश्चय किया। यानी कि जो जयदयाल, जयदयाल, जियादयाल और जियालाल, रतनलाल थे, उनको पता लग गया कि
अंग्रेज हमारे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो क्या उन्होंने सैनिकों को तैयार किया और अंग्रेज ब्रिटेन के विरुद्ध बदला लेने का निश्चय किया। तत्पश्चात 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतियों का बंगुल बजा और कब कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति प्रारंभ होगी। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंस को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। ठीक है, तो मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या किसने की? कोटा के सैनिकों ने। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महारावल के महल को घेर लिया, यानी कि राजा के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थीं। कितनी? 9 शर्तें। इसमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है, यानी कि उस क्रांतिकारी स्वयं को बचाने के लिए कह रहे थे कि जो हमने सावर की हत्या की है वह आपके आदेश से की है, ऐसा आप लिखें। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। और जब शासक था मेवाड़ का, उसने उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इतने में क्या, करौली की जो सेना थी वह मेवाड़ में आ कूदी। ठीक, क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, दुकानों, बंगलों, शस्त्रों, भंडारों आदि को लूटा और आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न काश्तकारों को भी लूटा। ऐसा लगता है क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार, अत्याचार कर नगर में भीषण आग लगाकर आतंक फैला दिया। यह स्थिति तब तक रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 तक चंबल के किनारे पहुंचे। यानी कि ऐसी स्थिति जब तक रही जब तक कौन? रॉबर्ट नसीराबाद से मेवाड़ नहीं पहुंचे। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोला बरसाए, उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों को नियंत्रण से मुक्त पाया, यानी कि तब जाके कोटा पर क्या अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को आनुवंशिक दंड दिया गया, यानी कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया? बिना मुकदमा चलाए जयदयाल आदि को तोप से उड़वा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, यानी कि जो अन्य राज्य थे उनमें क्रांति किस प्रकार से प्रारंभ हुई। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़ और मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा में काफ़ी निकट थे, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराव ने जहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। यानी कि जो भरतपुर में मॉरिसन थे उसको किसने, जो भरतपुर के राजा थे, उसने वहाँ से जाने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि जो नीमच के सैनिक थे वो भरतपुर आ सकते थे। महाराज की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति के समय भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिक की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सेना से गुजर रही थी, यानी क्रांतिकारी की जो टुकड़ी थी वो अनेक भरतपुर से गुजर रही थी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति के से पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब भरतपुर से जो सेना निकल रही थी तो अंग्रेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, तो जनता को लगा अब हम आज़ाद होने वाले हैं। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियाँ बनने लगी। अलवर रियासत के गाँव के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज भरतपुर की भांति ब्रिटिश भावना पर ठीक है खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। यानी कि भरतपुर के साथ साथ अकबर अलवर के जो शासक थे और यहाँ की जनता थी, उन्होंने भी क्रांतिकारियों का सहयोग किया। उसके बाद धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुआ, यानी कि धौलपुर में भी अत्यधिक मारकाट हुई। अक्टूबर 1857 में प्रारंभ में ग्वालियर इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हुई। यानी कि जो ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारी सेना थी वह कहाँ पर आई? धौलपुर में। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा उसके अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए। और जो यहाँ धौलपुर की सेना थी
वो किसके साथ मिल गई? क्रांतिकारियों के साथ। जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। जिससे धौलपुर की सत्ता कहाँ हो गई? वो खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने यहाँ के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों के मार्ग को स्वीकार करना पड़ा। धौलपुर में इस क्रांतिकारियों में राव रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया गया। तो आपको जो नाम है बार बार आ रहे हैं, ये अलग अलग, जैसे रामचंद्र है, हीरालाल है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको क्रांति से। और तो थोड़ी आप कुछ भी कर सकते हो। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण किया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा फौज भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। यानी कि धौलपुर में जब शासन व्यवस्था कब तक नहीं रही? जब तक कि पटियाला के जो शासक थे उसने अपनी सेना नहीं भेजी। जयपुर के महाराव को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध रखें। जो जयपुर के राजा थे उस समय और उनके एक अधिकारी थे, कौन? शिव सिंह। उन्होंने क्या सलाह दी कि आप अंग्रेजों से भी दोस्ताना रखें और दिल्ली के शासक बहादुर शाह से भी। किंतु उनके प्रोजेक्ट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों के साथ देने के लिए जोर डाला, परंतु उनके जो सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी, कौन? शिवदीन, उन्होंने क्या कहा? आप केवल अंग्रेजों से ही सहायक संधि करें, मतलब अंग्रेजों से ही दोस्ताना रखें। जयपुर के नवाब लियाकत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। कौन कौन? जो लियाकत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां आदि क्या मुगल सम्राट के समका मतलब पक्ष में थे, और ये क्या क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हुई। यानी कि ये क्रांति की जानकारी महाराजा को मालूम पड़ गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। टोंक में भी नवाबों की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया और टोंक में भी क्रांति की चिंगारी उठ गई। और वहाँ पर जो प्रमुख नेता थे, कौन? मीर आलम। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ मगर नवाब की सेना के नीचे नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि जो टोंक का नवाब था उसने क्या सेना से नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि टोंक बुलाया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया, यानी कि घेर लिया। ठीक है, यानी मीर आलम ने क्या किया कि नीमच के सैनिकों के साथ किसको घेर लिया? टोंक के किले को। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने पर भरपूर प्रयास किए, किंतु यह सफल नहीं हो सके। अगला है सलम्बुर और कोठरिया का योगदान। आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और ठाकरिया के रावत जोध सिंह का 1857 के स्वतंत्र संग्राम में अपूर्ण योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने में क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोध जागीरदारों का सलम्बुर और ठाकरिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। यानी कि जो मेवाड़ के शासक थे या मेवाड़ के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने मूल रूप से क्रांतिकारियों का साथ तो नहीं दिया, लेकिन क्या उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही योगदान दिया। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलम्बुर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों के साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराज ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। AGG लॉरेंस ने केसरी सिंह के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराजा उदयपुर पर दबाव डाला कि वे विरुद्ध कार्रवाई करें। यानी कि अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप केसरी सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। यानी कि जब उनके ठिकाने को नष्ट कर दिया गया कुशाल सिंह जी के, तो वो क्या वहाँ से चलते चलते कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास चले गए और उनको गले लगाया। उन्होंने कोठरिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों को चिंता न करते हुए सलम्बुर के व कोठरिया के रावतों ने अपूर्ण त्याग और साहस का परिचय दिया। यानी कि उन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए सलम्बुर के ठाकुर और कोठरिया के ठाकुरों ने क्रांतिकारियों को अपने घर में पनाह दी। अगस्त 1858 को एक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। यानी कि 1858 में अगस्त 1858 में क्या
क्रांति मूल रूप से राजस्थान में ये नई भारत में समाप्त हो गई। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। यानी कि 1858 में जो क्रांति समाप्त हुई तो अंग्रेज़ों ने क्या जो अपना शासन था वो ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत में सभी नरेशों व अधिकारियों को विशेषाधिकारियों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। यानी कि रानी ने सभी को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेज़ों के सामने भव्य दावत दी। यानी कि अंग्रेज़ों को क्या दी? दावत। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। यानी कि जो 1857 क्रांति वैसे तो असफल रही, लेकिन इससे अंग्रेज़ों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, मध्य वर्ग समाज का जन्म, प्रशासनिक सेवा में जैसा नियुक्ति, वैश्य समुदाय का सहयोग किया जाने लगा, अन्य महत्वपूर्ण पदवी, विभिन्न प्रकार की संरक्षण देना आदि कुछ इस प्रकार के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेज़ों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। यानी कौन? नरेश और जागीरदार। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, यानी कि जो क्रांति थी 1857 की वो सफल क्यों नहीं हो सकी? पहला कारण, राजस्थान में राजाओं ने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी झुकाव की प्रवृत्ति। यानी कि इस पूरी लाइन का कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान के कुछ राजा अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, ठीक है, यानी कि सभी में एकता नहीं थी। दूसरा है राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता, संपर्क का अभाव, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक अलग अलग समय में क्रांति हुई, यानी कि विभिन्न स्थानों पर क्रांति का समय एक न होना, ठीक है, दूसरा कारण था ये। तीसरा कारण, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार से सहयोग न दिया। तीसरा कारण था कि जो विभिन्न रियासतें थी जैसे मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं दिया। क्यों? तात्या टोपे को पता था कि क्रांति को किस तरीके से लड़ा जाता है, लेकिन किसी भी नरेश ने उनकी सहायता नहीं की। अगला है राजस्थान में 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव। यानी कि जो राजस्थान की 18 रियासतें थी उनमें एकता का अभाव था। यानी कि कोई ये नहीं चाहता था कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे थे। अगला है राजस्थान में अनेक रियासतों में बँट गया, यानी राजस्थान अनेक छोटी रियासतों में बँट गया। इस कारण अनेक क्रांतिकारियों का केंद्रीय संगठन नहीं था। यानी कि जब राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था तो सभी का क्या एक मत नहीं था। नेतृत्व का भी सर्वदा अभाव, यानी कि सभी अपने आप को उच्च समझते थे, कोई भी किसी के पीछे खड़ा नहीं होना चाहता था, और लोगों में रणकौशल का अभाव था, प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, ठीक है, और हथियारों की कमी थी। अगला है अंग्रेज़ों ने अन्य क्षेत्रों पर क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तथा उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यानी कि जब राजस्थान में क्रांति हुई तो अन्य क्षेत्रों पर क्रांति समाप्त हो गई और वहाँ की सेना को बुलाकर राजस्थान में क्रांति को समाप्त कर दिया गया। 1857 क्रांति की असफलता के परिणाम, यानी कि जो परिणाम क्या निकले इसके। 1857 क्रांति के असफल होने के राजस्थान की रियासत ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। यानी कि जो राजस्थान की रियासत है वो कहाँ पर चली गई? ब्रिटिश के संरक्षण में, यानी कि रानी के सीधे हाथों में। ब्रिटिश साम्राज्य राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियों ने जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अन्य गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया और राजस्थान पर क्या दोबारा से गुलामी प्रारंभ हो गई। एक तो ये रियासत राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेज़ों के ऊपर भी नियंत्रण हो गया। यानी कि जनता एक तो क्या राजा के अधीन थी और दूसरे अंग्रेज़ों ने भी दोबारा से उन पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पलवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में